हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे G7 के बारे में। और बात करना इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री G7 मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस गए हुए हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब भारत G7 का सदस्य नहीं है तो पीएम मोदी वहां क्यों गए? आखिर ये G7 क्या है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि वो आखिर वहां पर क्यों जा रहे हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में रुक सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप ये YouTube पर विजुअल्स और कट और सिर्फ मनोरंजन करने आए हैं तो आप प्लीज जा सकते हैं, क्योंकि G7 से संबंधित एक एक विषय पर पूरी जानकारी हम आपको देंगे। जानकारी चाहिए तो रुक जाइए और सिर्फ मनोरंजन चाहिए तो आप जा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये क्यों बना और दुनिया के इतने बड़े बड़े फैसले यहाँ क्यों होते हैं, और सबसे जरूरी बात है कि पीएम मोदी का वहां जाना भारत के लिए, और अब जा रहे हैं तो हमारे और आपके लिए क्या फायदा है। G7 का जन्म कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत 1970 के दशक में होती है। 1973 में दुनिया में अचानक तेल का बहुत बड़ा संकट आ जाता है। अरब देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी, जिसके कारण अमेरिका और यूरोपीय अमीर देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई। इस संकट से निपटने के लिए दुनिया के 6 सबसे अमीर देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं ने 1975 में एक सीक्रेट मीटिंग, इसे लाइब्रेरी ग्रुप भी कहा। उनका मकसद था मिलकर अर्थव्यवस्था को बचाना। और फिर एंट्री होती है कनाडा की। ठीक एक साल बाद 1976 में इसमें कनाडा भी जुड़ गया और यह बन गया G7। पहले ये G8 भी हुआ करता था। 1998 में रूस को शामिल किया गया था, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया और कब्जा कर लिया तो रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया और ये फिर से वापस G7 बन गया। अब बात आती है कि G7 इतना ताकतवर क्यों है। G7 में दुनिया के केवल 10% आबादी रहती है, लेकिन पूरी दुनिया की यानी कि ग्लोबल जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा इन 7 देशों के पास है। आप समझ सकते हैं कि इतने अमीर और ताकतवर हैं। लेकिन सबसे पहली बात है, क्या ये कोई संस्था है यूएन की तरीके? नहीं, ये कोई संस्था नहीं है यूएन की तरीके। इसका कोई अपना मुख्यालय भी नहीं है। हर साल अलग अलग देशों में इसकी अध्यक्षता की जाती है। दुनिया पर इसके फैसलों का असर पड़ता है। इसने कई ऐसे काम किए हैं जिसने दुनिया बदली, जैसे कि 1990 के दशक में गरीब अफ्रीकी देशों का कर्ज माफ कर, 2002 में एड्स, टीबी, मलेरिया के लड़ने के लिए फंड बनाया, जिससे अब तक करोड़ों लोगों की जान बची। रूस और यूक्रेन पर जितने भी कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं वो सब G7 देशों ने तय किए हैं। पीएम मोदी G7 में क्यों गए हैं? फ्रांस ने भारत को ही निमंत्रण क्यों दिया है? साल 2026 की G7 मीटिंग फ्रांस में हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को स्पेशल गेस्ट के रूप में नेता दिया है। अब बात यह आती, भारत जरूरी क्यों? भारत के बिना दुनिया का आज कोई भी पंचायत पूरी नहीं हो सकती। इसके 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। व्यापार के लिए दुनिया को भारत की जरूरत है और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज भी है। G7 देशों पर आरोप लगता है कि वे सिर्फ अमीरों की सोचते हैं। भारत वहां जाकर ग्लोबल साउथ यानी कि अफ्रीका और एशिया और लैटिन अमेरिका के गरीब देशों यानी कि विकासशील देशों के बारे में बात करता है, उनकी हक की बात करता है। और सबसे तीसरा कारण है चीन को काउंटर करना। एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए G7 देश, जो खासकर अमेरिका और जापान को एक मजबूत और लोकतांत्रिक भारत का साथ चाहिए, जिसके कारण चीन को काउंटर करने। भारत का फायदा क्या है? पीएम मोदी वहां सिर्फ भाषण देने नहीं गए, बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं के साथ 1-to-1 मीटिंग यानी कि द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। इससे भारत में विदेशी निवेश यानी कि FDI आएगा। कई तकनीकी जैसे AI पर समझौते होंगे, हमारी सेना मजबूत होगी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि G7 में भारत की मौजूदगी यह बताती है कि अब भारत दुनिया के फैसले मानने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के फैसले करवाने वाला देश बन चुका। कॉल टू अटेंशन क्या है? आपको क्या लगता है, भारत को भी G7 का परमानेंट स्थायी मेंबर बना लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी बात जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।